हेलो मैम, दिस इज शिव ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करें आज का रिवीजन। सर आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा, आज का हमारा चैप्टर है सर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देना होता है। एंड ऑडिटर अपना ओपिनियन देता कहाँ पे है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है सर, ऐसे 700 का जो सीरीज है ना, बात करता है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसके एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, आपका ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट होगा, ऑडिटर उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, इन सब के बारे में बात समझ में आई। चलिए, हम जो स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में जो कवर होते हैं वो ये रहेंगे: 700, 701, 705, 706, 710। ये है आज की क्लास का हमारा कंटेंट। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। स्लाइड नंबर 2 पे नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं स्लाइड नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑब्वियसली कवर तुम सारे करेंगे लेकिन स्टार्ट मैं 3 से कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऐसे 700 की। ऐसे 700 ने क्या बताया है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसके क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। पहली चीज, पहला एलिमेंट है टाइटल। आपकी ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक चीज याद रखना, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, अगर वहां पे इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऑडिटर है, ऑडिट नहीं। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है आपका सर एड्रेस, कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रही है। जर्नली शेयर होल्डर, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी को करती है। ठीक है, लाइक टू मैनेजमेंट, टू शेयर होल्डर्स। बाकी किसको एड्रेस करेगी, ये कहाँ कहाँ लिखा होगा, या तो लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे 210 के अंदर जब एंगेजमेंट लेटर हम साइन करते हैं तो उसके अंदर डिफाइन होता है कि आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको एड्रेस करेगा। थर्ड है ओपिनियन पैराग्राफ, जहां पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। यहाँ पे वो किस एंटिटी का ऑडिट कर रहा है इसके बारे में बताता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स का ऑडिट किया, लाइक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट थे उसके बारे में बात करेगा, कौन सा पीरियड कवर करनी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बारे में बात करेगा, और लास्ट में अपना ओपिनियन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फोर्थ है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। सर थर्ड में आपने बताया ओपिनियन के बारे में कि आपका ओपिनियन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फोर्थ के अंदर आप बताओगे किन बेसिस पे आपने ये ओपिनियन दिया था, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अंदर से 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम अपना काम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा, वी हैव सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट, जिसके बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद से जो फोर्थ फिफ्थ रहेगा एलिमेंट वो है गोइंग कंसर्न। अगर 570 के अकॉर्डिंग आपको गोइंग कंसर्न के ऊपर ओपिनियन देने का नीड है, तो उसको कहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे? आपके पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर। 6 है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हम डिटेल में पढ़ेंगे। 701 के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो इस पैराग्राफ के अंदर जाती है। उसके बाद आता है सर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट पैराग्राफ, मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताते हैं और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताते हैं, सो डेट कहीं भी शेयर होल्डर या फिर यूजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कंफ्यूज ना हो जाए कि सर कौन सा काम हमारा था और कौन सा मैनेजमेंट का था। तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्लैरिफाई कर देते हैं कि सर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं थी, वो मैनेजमेंट की थी, हमने बनाई नहीं है, हमने खाली चेक करे हैं। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोइंग कंसर्न को एसेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीरियड कवर बाय द लेटर, मतलब WR देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, हम मैनेजमेंट से मांगते हैं। 580 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हमें WRs प्रोवाइड करती है। बहुत सारे आपके क्लाइंट होंगे जहां पे मैनेजमेंट का काम होगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, एंड TCWG का, दोस्त चाइल्ड विद गवर्नेंस का काम क्या होगा सर, उनको ओवरसी करना। तो हम अगर ऐसे किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं तो हम यहाँ भी ये भी बता दें कि सर देखो, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना था और TCWG का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ओवरसी करना था। ठीक है, उसके बाद है सर नेक्स्ट पैराग्राफ जिसके अंदर ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
सर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कि सामने वाला ये ना बोले कि सर आपने इंटरनल कंट्रोल अच्छी नहीं लगा, तो हम क्लैरिफाई कर देते कि भाई देख मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी नहीं थी, ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजमेंट की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये थी। ठीक है, हम उनको बताते हैं कि सर ऐसे 200 के अकॉर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करें और उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन प्रोवाइड करें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है। हम बताते हैं कि सर देख हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। मुझे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैराग्राफ है ना, वो कहीं ना डिस्क्लेमर जैसा लगता है कि सर हम ऑलरेडी सब कुछ बता देते कि भाई देख हम खाली रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है, हम उनको मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब भी बताते हैं, बिकॉज ऑडिटर के लिए तो खाली मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है ना, तो हम उसको ये भी बताते हैं कि सर देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इसका मतलब ये है हमारे अकॉर्डिंग, और हमने अपना ओपिनियन इसी के बेसिस पे दिया है। हम उनको बताते हैं कि सर हम अपना काम प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करते हुए करते हैं, राइट। उसके बाद हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं कि हम क्या करते हैं, 315 के अकॉर्डिंग रिस्क असेस करते हैं। उसके बाद रिस्क असेसमेंट करने के बाद उसके बेसिस पे हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रेम करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेशंस एंड डिस्क्लोजर्स को चेक करते हैं। हम गोइंग कंसर्न को एसेस करते हैं। बात समझ में आई? अगर आपके क्लाइंट के यहाँ पे SS 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मतलब ब्रांच वाला केस है, तो अगर आपके क्लाइंट के यहाँ पे ब्रांच वाला केस है और ब्रांच का ऑडिट किसी और ने किया है, तो आप ये भी बता दोगे कि सर देखो मैंने इस का काम किया है, इस ब्रांच का काम इस ऑडिटर ने किया है, डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आप जो 260 के अंदर कम्युनिकेट करते हैं TCWG के साथ, उसके बारे में बात करोगे। आप 265 के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज डिस्कस करते हो, आप उसके बारे में बात करोगे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सर लिस्टेड कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनी के अंदर 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो सिर्फ 710 लिस्टेड कंपनी पे तो लगता ही है। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में आप बताओगे कि सर देखो 701 के अकॉर्डिंग मुझे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर अपना मैटर्स डिफाइन करने थे, वो मैंने कर दिए हैं। उसके अलावा लिस्टेड कंपनी के अंदर आप अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में भी बताओगे। ठीक है, उसके बाद सर ये जो आपका ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है, तो इसके लिए बोला गया है कि सर देखो आप इसको 3 जगह फ्रेम कर सकते हो, कहीं भी एक जगह, तीनों जगह नहीं, कहीं भी फ्रेम कर सकते हो जहां आपका मन करे। पहला है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, मतलब जिस सीरीज में दिया हुआ है वैसे ही। दूसरा अपेंडिक्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब आपने पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना दी, लास्ट में एक अपेंडिक्स लगा के उसके अंदर पूरी लिस्ट बना दी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। बात समझ में आई? यहाँ पे इस पैराग्राफ में बस बता देना कि पीछे अपेंडिक्स लगा, वहां पे जाके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर लो। या फिर ऑडिटर अपनी वेबसाइट पे डाल सकता है अगर अलाउड बाय द लॉ। बात समझ में? इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक आया नहीं, बट मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है ये टॉपिक, क्या पता इस बार ही आ जाए, तो ध्यान रखना 3 जगह। उसके अलावा सर नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड थोड़ा, उसके अलावा सर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर देखो ये आपके ऑडिट रिपोर्ट की जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड ने डिफाइन करे हैं कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, राइट। अगर लॉज एंड रेगुलेशन जो आपके क्लाइंट के ऊपर लग रहे हैं, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एडिशन के लिए बोला या फिर एक्स्ट्रा कोई रिपोर्टिंग के लिए बोला है, तो वो यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी के केस में सर कारों का रिपोर्टिंग जाता है आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आएगा सिग्नेचर, देन एड्रेस एंड लास्ट में डेट। बात समझ में आई? ये है आपकी बेसिक ऑडिट रिपोर्ट। अब मैं बात करूंगी सर, अभी सिर्फ ध्यान से सुनना, ये था आपका ऑडिट रिपोर्ट, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सर एक छोटी सी केस स्टडी के ऊपर, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो SS700 ने हमें बताया है कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसके एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है, SS700 ने। लेकिन जिस क्लाइंट के आप यहाँ पे जा रहे हो, वहां पे अगर उस क्लाइंट के कोई
लॉज एंड रेगुलेशन ने आपके लिए ऑडिट रिपोर्ट का पूरा लेआउट या वर्डिंग्स दी हुई है, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे। आप अपनी रिपोर्ट लॉज एंड रेगुलेशन, जो लॉज के अंदर लिखा हुआ है ना आपके लिए फॉर्मेटिंग, उसके अकॉर्डिंग, उस लेआउट के अकॉर्डिंग आपका ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन एक चीज याद ध्यान रखना, देखो यहाँ के पॉइंट नंबर 4 के अंदर एक बात लिखी गई थी कि आपने अपना ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स करा है, ठीक है। ये बात आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तभी लिख के आओगे, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि आपने स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई किया है तभी लिख के आओगे, अगर लॉज एंड रेगुलेशन ने जो लेआउट बताया है उसके अंदर एटलीस्ट ये सारे के सारे पॉइंट कवर होते हो। बात समझ पा रहे हो? कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम क्या बोल गए। बेटा देख, मैंने सिर्फ इतना बोला है, वैसे तो ऐसे 700 ने बताया है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का लेआउट क्या रहेगा, राइट? दीज आर द पॉइंट ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन ने डिफाइन किया हुआ है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का लेआउट क्या रहेगा, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की ये है कि उसे लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऐसे 700 के अकॉर्डिंग नहीं दोगे आप, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, यहाँ पे आप लिखते हो कि आपने अपना काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया है, अपना ओपिनियन देते हुए। तो उसने बोला कि सर स्टैंडर्ड का रेफरेंस तभी देना अगर जो लेआउट लॉ एंड रेगुलेशन ने डिफाइन किया उसके अंदर एटलीस्ट ये सारे के सारे पॉइंट कवर होते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है यूजर्स को, ठीक है। अगर प्रोवाइड होती है तो लिखो कि आपने अपना काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करा है। अदरवाइज अगर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसके साथ मतलब इसके एडिशन में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी जस्ट वांट कि उसके अंदर जो लेआउट लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाए। अगर उसके अंदर चली जाती है तो आप लिखो कि आपने काम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है, अदरवाइज मत लिखना, ठीक है। अगर एटलीस्ट ईच ऑफ द अबव एलिमेंट्स, अगर जो ऊपर लिखे हुए सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं तभी आप स्टैंडर्ड्स के कंप्लाइंट के साथ रेफरेंस देना, अदरवाइज मत लेना। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए सर, ये था आपका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। अब चलिए स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका रहेगा टाइप्स ऑफ ओपिनियन, ठीक है। सर देखो ऐसा है, दो तरह के ओपिनियन होते हैं। पहला इज अनमोडिफाइड ओपिनियन, सेकंड इज मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है जिसके बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनी हुई है, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आप कैसा ओपिनियन दोगे सर? अनमोडिफाइड। सब कुछ बढ़िया है, क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाई ओपिनियन, सर मॉडिफाई ओपिनियन के बारे में बात करिए ऐसे 705 ने बताया कि कितनी तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो कैसे प्रेजेंट होंगी और इसका आपके फाइनेंशियल आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सर 3 तरह की मॉडिफिकेशंस है, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। अब किस केस के अंदर कौन सा मॉडिफिकेशन जाएगा, इसको समझने के लिए 2 बातें हैं। पहला केस 1 कि ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस प्रेजेंट है, तो ऑडिट को चेक करना है इसके अंदर जो मिस स्टेटमेंट है। सर देखो मिस स्टेटमेंट तो है, अगर मिस स्टेटमेंट नहीं होती तो अनमॉडिफाई देते। अब आपको चेक करना है कि वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या फिर मटीरियल प्लस परवेसिव, राइट, मटेरियल प्लस परवेसिव। अब परवेसिव का क्या मतलब है? ऐसी मिस स्टेटमेंट सर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सब्सटैंटिव पार्ट को इफेक्ट करेगी, ठीक है। मतलब एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या तो बहुत बड़े पार्ट को इफेक्ट कर रही है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को इफेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव पार्ट, राइट। तो ऐसी मिस स्टेटमेंट, ठीक है। केस 1, ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस प्रेजेंट है, अब उसको चेक करना है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो खाली मटेरियल है या फिर मटेरियल प्लस परवेसिव है, राइट। सर अगर ऑडिट एविडेंस है और ऑडिटर ने बोला कि जो मिस स्टेटमेंट है वो खाली मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो कैसा जाएगा सर? क्वालिफाइड।
On the basis of audit evidence, auditor conclude that misstatements are material, not pervasive. कैसा जाएगा? क्वालिफाइड. कि उसके बाद है सर ऑडिटर के पास एविडेंस है जिसके बेसिस पर उसने कंक्लूड किया कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी. तो कैसा जाएगा सर? एडवर्स. बात समझ में? ये था केस 1. अगर मैं बात करूं केस 2 की, सर केस 2 बात करता है किसके बारे में कि ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस नहीं है. अब आपको चेक करना है सर केस 1 क्या था? ऑडिट एविडेंस प्रेजेंट है. अब केस है कि ऑडिट एविडेंस प्रेजेंट नहीं है. ऑडिटर ने बोला जिस इंफॉर्मेशन के बारे में, जिस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग मेरे पास एविडेंस नहीं है, अगर इफ वहां पे मिस स्टेटमेंट हुई तो वो कैसी होगी सर? मटेरियल. केस 2, ऑडिटर ने बोला कि मेरे पास एविडेंस नहीं है जिस इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर उस इंफॉर्मेशन के अंदर मिस स्टेटमेंट मिली, पॉसिबल इफेक्ट, तो वो कैसी मिसस्टेटेड होगी सर? मटेरियल बट नॉट परवेसिव. तो क्या जाएगा सर? क्वालिफाइड. बात समझ में आई? दूसरा केस, ऑडिटर के पास एविडेंस नहीं है, उसने कंक्लूड किया कि सर अगर यहाँ पे मिसस्टेटेड हुई, मिस स्टेटमेंट मिली, तो वो मटेरियल भी होगी और परवेसिव भी. तब क्या दोगे सर? डिस्क्लेमर. बात समझ पाए? तो कौन से वाला मॉडिफिकेशन जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए दो बातों पर भी ध्यान रखोगे. इसको डिटरमाइन करने के लिए आप सर दो बातों का ध्यान रखोगे. पहला, आपके पास ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है, राइट. दूसरा, जो मिस स्टेटमेंट है वो खाली मटेरियल है या मटेरियल प्लस परवेसिव है. या फिर मैं कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं सर, देखो ऑडिट एविडेंस है, अब दो चीज है, मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है, दूसरा मटेरियल प्लस परवेसिव. इस केस में क्या जाएगा सर? क्वालिफाइड. ठीक है. इस केस में क्या जाएगा? एडवर्स. केस 1. केस 2, ऑडिट एविडेंस है ही नहीं. तो ऑडिटर ने बोला, देखो उसके पास ऑडिट एविडेंस है नहीं, तो वो ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है. उसने बोला कि अगर यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुई, अगर हुई, तो वो कैसी होगी सर? मटेरियल. मटेरियल मिस स्टेटमेंट. तो क्या जाएगा? क्वालिफाइड. ठीक है. दूसरा केस है, उसने बोला अगर यहाँ पे मिस स्टेटमेंट मिली तो मटेरियल भी होगी और परवेसिव भी. तो कैसे जाएगा सर? डिस्क्लेमर. बात समझ में आई? ये थे टाइप्स ऑफ ओपिनियन. यहाँ पे बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है. समझ पाए? चलिए सर, जब हमने अपना ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा था, उसके एलिमेंट्स पढ़े थे, तो हमने ध्यान दिया था कि ऑडिट रिपोर्ट का जो थर्ड एलिमेंट है वो ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे ऑडिटर अपना ओपिनियन बताएगा. एंड फोर्थ में बेसिस फॉर ओपिनियन, राइट, कि आपने किस बेस पे इस ओपिनियन पे पहुंचे, इसके बारे में बात करेगा. तो जब भी आप मॉडिफिकेशन ओपिनियन दोगे सर, तब अगर वो मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ अमाउंट आई है, ठीक है, तो आपको अपने बेसिस ऑफ पैराग्राफ के अंदर क्या क्या बताना है कि कितने रुपए का डिफरेंस था, मतलब वो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करोगे और उसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा, इन सब के बारे में भी बताओगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लाइंट ने सर 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किए हुए थे, आपके अकॉर्डिंग 50,000 चेक होने डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था. इसे हुआ क्या? 20,000 का डिफरेंस है. तो आप यही बताओगे कि सर 20,000 से डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया गया डिस्क्रिप्शन में. उसके बाद बताओगे कि इसका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा. अब ये कहाँ कहाँ पड़ा सर? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका प्रॉफिट 20,000 रुपए से ज्यादा वैल्यूड है. वैसे ही आपका एसेट सर 30,000 लगाया, लेकिन 50,000 लगना चाहिए था, आपका 20,000 से ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी है. तो आप कहाँ कहाँ उस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट पड़ा, आप वो भी बताओगे. और अगर मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना और उसका इफेक्ट बताना पॉसिबल नहीं है, तो ये बात भी बता के आओगे अपने बेसिस के अंदर विद द रीजन. बात समझ में आई? पहली चीज, अगर मिस स्टेटमेंट अमाउंट की वजह से है तो आपको क्या बताना है? डिस्क्रिप्शन एज वेल एज उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. दूसरा चीज है सर, अगर जो आपका मिस स्टेटमेंट था वो किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर से रिलेटेड. मतलब मैनेजमेंट ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर किया है और वो गलत डिस्क्लोज किया है,
ठीक है, तब बता के आओगे कि कैसे ये डिस्क्लोजर, हाउ, कैसे मिसस्टेटेड है। दूसरा केस है सर, डिस्क्लोज नॉन डिस्क्लोजर की वजह से मिसस्टेटमेंट है, मतलब मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए था कुछ, लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं किया, नॉन डिस्क्लोजर। तो सर आप बता के आओगे कि क्या चीज डिस्क्लोज नहीं हुई, मतलब आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करके आओगे। बात समझ में आई? अगर आपके पास ऑडिट एविडेंस नहीं है, मतलब डिस्क्लेमर वाला केस है, या फिर क्वालिफिकेशन में वो वाला केस है सर जहां पे आपको एविडेंस नहीं मिला, जहां पे आपने बोला कि अगर मिसस्टेटमेंट हुई तो मटेरियल होगी, जहां पे आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, आप उसका रीजन लिख के आओगे कि आपको एविडेंस क्यों नहीं मिले। बात समझ में आई? इसके अलावा सर मैंने ना जब आपको ये पढ़ाई थी ऑडिट रिपोर्ट, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन पता है क्या? साथ में बोला गया सर देखो यहाँ पे ना हम जब बेसिस फॉर ओपिनियन दे रहे हैं ना, बेसिस फॉर ओपिनियन, वहां पे हम लिख रहे हैं कि सर हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट और एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो बोला गया है कि सर देखो जब डिस्क्लेमर वाला केस हो या फिर आपके पास एविडेंस नहीं हो, तब ये मत बोलना कि आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थे। क्वाइट ऑब्वियस, रीजनेबल चीज, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मॉडिफिकेशन के केस में आपके पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे, तो आप ये लिख के आओगे, ठीक है। दूसरा सर, जब भी आप मॉडिफिकेशन दोगे आपके ओपिनियन कैसा जाएगा? सर देखो क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है, क्वालिफिकेशन में हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट है लेकिन परवेसिव नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ मटेरियल गलतियां हैं, लेकिन उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही बनी है। तो उसका ओपिनियन पैराग्राफ कैसा जाएगा? इसका मतलब पैराग्राफ नंबर 3 में आपके वर्डिंग्स क्या रहेंगे कि सर जो रीजन मैंने बेसिस के अंदर दिया हुआ है उसको छोड़ के, उस मैटर को छोड़ के बाकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है। बात समझ में आई? ठीक है। वैसे एडवर्स का क्या केस है? हमने बोला कि सर मटेरियल में स्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेसिव भी, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बड़े पार्ट को इफेक्ट कर रही है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि कुछ आइटम ठीक से बाकी सारा गलत है, तो हम क्या बोलते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से नहीं बनी है, नॉट प्रेजेंटली फेयर। बात समझ में? इंपॉर्टेंट। सर देखो ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? हमने ना क्लास का स्टार्टिंग में सबसे पहली लाइन डिस्कस की थी ना, वो यही की थी कि ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। सर देखो डिस्क्लेमर के केस में क्या हुआ, हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, सब्सटैंटिव इंफॉर्मेशन के बारे में एविडेंस नहीं मिला, हम बता ही कैसे सकते हैं कि हमारा ओपिनियन है क्या? मतलब ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि आप बताओगे ना कि सही है या गलत है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, तो इसीलिए बोला जाता है कि सर डिस्क्लेमर कोई ओपिनियन नहीं होता। आप अपने ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर लिख के आओगे ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्यों? बिकॉज ऑडिटर के पास एविडेंस ही नहीं है टू प्रोवाइड एन ओपिनियन। बात समझ में? ठीक है, चलिए। इसके अलावा सर देखो अब मैं बात करूंगी ना ज्यादातर डिस्क्लेमर के बारे में बात करूंगी कि डिस्क्लेमर जब दोगे तो इसका इंपैक्ट क्या आ जाएगा। सर इसका इंपैक्ट अभी तक कहाँ पड़ा? डिस्क्लेमर जब दोगे, जब उसके बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर लिखोगे तो रीजन लिखोगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। दूसरी चीज, आप ये मत लिख के आना कि आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थे, जो हम बेसिस पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, राइट। इसके अलावा सर ऑडिट रिपोर्ट का जो पैराग्राफ नंबर 8 है ना, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, वो भी चेंज हो जाएगा। ये सारे पॉइंट डिस्क्लेमर के केस में नहीं आएंगे, डिस्क्लेमर के केस में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर ये 3 पॉइंट आएंगे। बात समझ में आई? सर देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया है। अभी तक सर हमने डिस्कस करा है हमारे टाइप्स ऑफ ओपिनियन, हमने बोला अनमॉडिफाई एंड मॉडिफाई, अनमॉडिफाई सब कुछ परफेक्ट है। फिर हम आ गए मॉडिफिकेशन के ऊपर, जिसके बारे में बात कर आपका स्टैंडर्ड 705, उसने बोला 3 तरह का मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। फिर हमने समझा कि किस केस के अंदर कौन सा आएगा। डिस्क्लेमर इज ए केस जहां पे आपके पास एविडेंस ही नहीं है सब्सटैंटिव पार्ट के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा सर इसकी वजह से जब भी आप क्वालिफिकेशन या मॉडिफाई ओपिनियन दोगे तो आपके पैराग्राफ्स के अंदर क्या क्या वर्डिंग्स के अंदर चेंज आएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं डिस्क्लेमर के केस में आपका
ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या चेंज आएगा, बाकी क्वालिफिकेशन या एडवर्स में आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ सेम रहता है, सिर्फ डिस्क्लेमर के केस में चेंज हो जाएगा। उसके अंदर हम ये वाले पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, तब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ सिर्फ छोटा सा हो जाएगा। उसमें हम कौन कौन से पॉइंट रखेंगे सर, पहली चीज कि सर देखो हमने अपना काम जो हमें ऑडिट, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना था, ठीक है। बट जो इंफॉर्मेशन हमने बेसिस ऑफ पैराग्राफ के अंदर लिखी है, रीजन जो हमने बताया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, जो बेसिस हमने बताया है, हमारे पास एविडेंस ही नहीं थे जिसके बेसिस हम ओपिनियन दे पाते। ऑल्दो मैंने अपना काम एथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है, क्या बताएंगे कि सर मैंने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जैसे कि मैंने अपने बेसिस के अंदर बताया कि मुझे एविडेंस क्यों नहीं मिले, इस वजह से मैं यहाँ पे ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, राइट। और मैंने अपना काम एज पर द एथिकल रिक्वायरमेंट्स किया है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डिस्क्लेमर के केस में। डिस्क्लेमर ना बहुत रेयर केसेस में दिया जाता है, हर केस मतलब डिस्क्लेमर इज अ लास्ट ऑप्शन कि चलो कुछ नहीं बचा तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, वरना जल्दी से डिस्क्लेमर नहीं दिया जाता। एक दूसरी चीज, स्टैंडर्ड ने साथ में भी बोला सर KAM की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, सर ये 701 है, जब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ ना थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती हैं। चलो ये वाला पॉइंट ड्यूरा 701 पढ़ाते हुए बताऊंगी, ठीक है। चलो उसके अलावा सर एक केस स्टडी है डिस्क्लेमर के बारे में कि जब भी ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब आपको कोई ऑडिट प्रोसीजर करना था या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी लेकिन मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड नहीं करवाई, तो इस केस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज गुड फॉर द केस स्टडी, ठीक है। तो सर आप ऑडिटर से रिक्वेस्ट करोगे, सॉरी आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दो। अगर वो करवा देते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करवाते तो TCWG से बात करना और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, राइट। ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस प्रोसीजर करके अगर आपके पास एविडेंस मिल गए फिर तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलते तो आप देखना सर इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा। अगर खाली मटेरियल होगा परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड दे देना, अगर आपको लगता है मटेरियल प्लस परवेसिव होगा तो सर सबसे पहला ऑप्शन रहता है विड्रॉ करना, अगर पॉसिबल है एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन। सर एक बात बताओ, आप गए तो ओपिनियन देने थे ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओपिनियन देना था, डिस्क्लेमर तो ओपिनियन है ही नहीं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ, अदरवाइज आप क्या दोगे, डिस्क्लेमर, ठीक है। और लेकिन जब भी डिस्क्लेमर दोगे तो TCWG से बात कर लोगे। इवन डिस्क्लेमर जब भी आप विड्रॉ करोगे तब TCWG से बात कर लोगे। वैसे एक और चीज है सर, खाली डिस्क्लेमर नहीं, जब भी अगर आप कभी फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन दोगे ना किसी भी तरह की, चाहे क्वालिफाइड ही क्यों ना दो, आप मॉडिफिकेशन देने से पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि सर देखो हम मॉडिफिकेशन दे रहे हैं इस रीजन की वजह से, आप करेक्ट करो तो ठीक है, अदरवाइज हम मॉडिफिकेशन देंगे। बात समझ में आई? चलिए चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। 706 तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं 706 इन फेसेस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, राइट। सर देखो दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, हर केस में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर EOM या OM नहीं जाता, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन EOM या OM के अंदर आनी चाहिए तो वो डिस्क्लोज करेगा, दे आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सर EOM कब दिया जाता है, OM कब दिया जाता है, ध्यान से सुनना, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगी सर EOM के अंदर। सर इसको समझना, 3 केसेस हैं, मतलब 3 बातें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एकदम सही रिप्रेजेंट किया। सर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मैनेजमेंट का ना, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एकदम सही बनाया, उसमें कोई इंफॉर्मेशन एकदम सही से डाली जैसे डलनी चाहिए, लेकिन एज पर द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वो इंफॉर्मेशन सही से डली तो है
लेकिन ऑडिटर को लगता है कि शेयर होल्डर्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिटर को अगर लगे कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर को लिए बहुत यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के जो यूजर्स है ना, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अलग से रिप्रेजेंट कर देगा ईओएम के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एकदम सही से रिप्रेजेंट है, तभी लिखा गया कि उसकी वजह से कोई मॉडिफिकेशन अराइज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि गलत है, एकदम सही लिखा हुआ है, एज पर एफआरएफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि भैया ये इंफॉर्मेशन तो शेयर होल्डर को पढ़नी ही चाहिए, तो कहीं शेयर होल्डर मिस ना कर दे, इसीलिए शेयर होल्डर्स को मिस ना कर दे, इसलिए वो क्या करता है, ईओएम पैराग्राफ के अंदर अलग से रिप्रेजेंट कर देता है। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं सर ईओएम पैराग्राफ, ईओएम मैटर, ठीक है, इन फेसेस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक अलग से हेडिंग बनाओगे अपनी। सर यूजुअली ये आता कहां पे है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सर आपका की ऑडिट मैटर पैराग्राफ से ऊपर आता है, अदरवाइज इसके नीचे आता है, ठीक है। इसकी अलग से हेडिंग बनती है, जैसे यहाँ पे KAM की बनी है, ऐसे ही उसकी हेडिंग बनती है इन फेसेस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इसके अंदर अलग से मैटर को डिफाइन किया जाता है, अगर 5 मैटर है तो अलग अलग से एक एक को लिखा जाएगा, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये वो इंफॉर्मेशन होती है सर जिसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन अराइज नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एकदम सही से रिप्रेजेंट है। सर देखो, एक बात बोलूंगी लॉजिकल, अब जरा ध्यान से सुनना जो बोल रही हूँ। सर बेटा देख, अगर इसके ऊपर ना मॉडिफिकेशन अराइज हुई होती, वो तो कहाँ आ जाती, बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर ना, कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से मॉडिफिकेशन अराइज हो रहा है। बट ये इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत नहीं लिखी है मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट ने एकदम सही लिखी है ये, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, तो इसलिए ऑडिटर ने अलग से लिख दी ताकि यूजर्स का ध्यान चला जाए, ठीक है। बात समझ पाए? इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका क्लाइंट का हर साल प्रॉफिट आता था सर 10 लाख रुपए, इस साल आ गया 30 लाख रुपए, और बाबा रे इतना कैसे बढ़ गया। यूजर्स को लगेगा कि सर मेरा मतलब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है, राइट, शेयर होल्डर और इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हुआ क्या था, प्रॉफिट तो इस बार सर इतना ही हुआ था, चल मान लो 11 लाख हुआ था, वही 10-11 के राउंड हुआ था, लेकिन इस साल एक प्रॉपर्टी बेची थी जिसकी वजह से उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, इसी वजह से इस बार का प्रॉफिट एकदम से इतना बढ़ गया, ठीक है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रखा है, अब हो सकता है किसी का ध्यान उस पर ना जाए, वो बस 30 लाख को देख के खुश होते रहे, राइट, पॉसिबल ना। तो सर इसीलिए हमारा 706 फ्रेम में आया कि भैया देखो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, ठीक है। तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ईओएम पैराग्राफ के अंदर उसको डाल देगा, राइट। अब हम बात करेंगे सर ओएम पैराग्राफ के बारे में। ओएम पैराग्राफ के अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन आता है सर, ईओएम के अंदर आया वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ओएम के अंदर वो आएगा जो ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ईओएम के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी, ओएम के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी। बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल सर मान लीजिए आप जिस क्लाइंट के ऑडिट पे गए उसमें ब्रांच ऑडिट कोई और कर रहा है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर उसका ऑडिट ही नहीं हुआ था, तो आपने अपने ओएम पैराग्राफ के अंदर लिख दिया कि सर प्रीवियस ईयर में इसका ऑडिट नहीं हुआ था। बात समझ में आई? कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है आपकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली, वैसे तो आप अपने ओपिनियन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ओएम डालने की वजह से नहीं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि सर आप मान लीजिए आपने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली या फिर आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हेल्प ली, आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखनी है ताकि यूजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपके ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। तो आपने क्या किया, ओएम के अंदर डाल दिया। सर आपने ब्रांच, आपके जिस क्लाइंट के यहाँ पे गए थे उसकी ब्रांच का ऑडिट किसी और ने किया, या फिर कोई ब्रांच जिसका ऑडिट ही नहीं हुआ है,
राइट। तो आपने ये बात अपने ओएम पैराग्राफ के अंदर डाल दी बिकॉज ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी। बात समझ में आई? चलिए, ये आता है आपका यूएम या ओएम। एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है, यूएम पे जा रही हूँ कि सर इस यूएम इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यूएम डाल दिया तो अगर आपको कोई 705 के अंदर कोई मॉडिफिकेशन देनी थी आप वो नहीं दोगे, नहीं। 705 वाला मॉडिफिकेशन उस इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में किसी और इंफॉर्मेशन के अंदर आपको मॉडिफिकेशन देनी है तो आप दोगे। दूसरी चीज, मैनेजमेंट को जो डिस्क्लोजर्स करने चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो डिस्क्लोजर करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर यूएम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डिस्क्लोजर करने चाहिए थे वो करेगा ही करेगा। उसके अलावा सर 570 किसके बारे में बात करता है? गोइंग कंसर्न के बारे में। जो रिपोर्टिंग 570 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो वो 570 के अकॉर्डिंग ही होगी, और जो रिपोर्टिंग 705 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो 705 के अकॉर्डिंग ही होगी। यूएम में नहीं डाल सकते, राइट सर। ये था आपका स्टैंडर्ड 705। नेक्स्ट है 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ये स्टैंडर्ड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा नया स्टैंडर्ड है, कुछ साल पहले ही आया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था सर कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसने अलाउ किया कि हम कुछ और एडिशनल कम्युनिकेशंस कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल पाएंगे उससे हमारी ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसने हमें कुछ और इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का राइट दिया है। सर 701 किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी पे या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। बाकी अगर ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको लगे तो किसी में भी डाल सकता है, अदरवाइज लिस्टेड कंपनी एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो 701 ने बोला कि सर देखो एक स्टैंडर्ड है ऐसे 260, ऐसे 260 के अंदर ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ कुछ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करता है। उन सिग्निफिकेंट मैटर्स में से अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर को लगती है कि जो शेयर होल्डर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी पता होनी चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आप 701 के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली वो इंफॉर्मेशन आती है जो कि आपको एंटिटी को समझने में, जजमेंट्स को समझने में, एस्टिमेशंस को समझने में हेल्प करती है। सर देखो 706 के अंदर मैंने बोला 706 के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन डालते हैं, ईयूएम के अंदर वो इंफॉर्मेशन डालते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में हेल्प करती है। ओएम के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन डालते हैं जो कि ऑडिट रिपोर्ट को समझने में हेल्प करती है। और सर 701 के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन डालते हैं जो एंटिटी को समझने में हेल्प करती है, जजमेंट्स को समझने में हेल्प करती है, राइट। उसके अलावा एस्टिमेशंस को समझने में हेल्प करती है। 260 के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के साथ, उन सारे के सारे मैटर्स में से जो इंपॉर्टेंट लगे आप 701 के अंदर डाल सकते हो। जितना भी कम्युनिकेशन आपने टीसीडब्ल्यूजी के साथ किया है वो सारा कम्युनिकेशन आप अपने 701 के अंदर डाल सकते हो। बात समझ में आई? इससे क्या होगा, आपकी ऑडिट रिपोर्ट का क्रेडिटेबिलिटी इनहेंस होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर को पहुंचा पाओगे। ठीक है सर, पर्पस क्या है? आपकी ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ाना। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा पाओगे उतनी ज्यादा आपकी ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। ज्यादा ताकि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके जजमेंट्स के लिए और एंटिटी के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा एंटिटी को समझ सके और जितनी भी एस्टिमेशंस वगैरह लिए गए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके उसे। यहाँ पे कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज सर, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है सर, अगर किसी साल ऑडिट करते हुए आपको कोई की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं मिलता तो क्या आप इसके बारे में कम्युनिकेट करोगे? यस सर। अगर कोई KAM नहीं है तो भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिस्टेड कंपनी या फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉज है, ठीक है। इस केस के अंदर आपका KAM जाएगा। हाँ, आप ये लिख देना कि बिकॉज कोई भी मैटर नहीं है तो इस बार कोई KM नहीं है मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ये बात अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पक्का डालोगे। बात समझ में आई? दूसरी चीज सर, KAM इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर, मतलब अगर ऑडिटर एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि
जो डिस्क्लोजर 570 के अंदर होना चाहिए था वो नहीं होगा, वो अभी भी 570 के अंदर ही जाएगा। या फिर 705 के अकॉर्डिंग अगर मॉडिफिकेशन देना है तो 705 के अकॉर्डिंग ही जाएगा। जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट को करने हैं, सर ऐसी बातें अब हम 706 में भी पढ़ के आए थे, सेम वही बातें हैं, ठीक है। जो डिस्क्लोजर जिस स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, ये कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पे तो बस हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने यूजर्स को, ठीक है। दूसरी चीज, ऑडिटर KAM डिफाइन कहां से करेगा, डिटरमाइन कहां से करेगा, मतलब वो चूज करते हुए कि कौन सा इंफॉर्मेशन KAM बन सकता है, वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा। पहली चीज, जो बातें जो मैटर्स उसने 260 के अंदर डिस्कस करें TCWG के साथ, उसमें से चूज करेगा। दूसरा, कौन से मैटर से सिग्निफिकेंट रिस्की लगता है, अगर कोई बहुत रिस्की मैटर है तो उसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेशंस लिए हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्कस करेगा। कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है वो अपने KAM में डालेगा। बात समझ में आई? KAM क्या है सर? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंटिटी और जजमेंट्स को समझने के लिए एप्लीकेबल है सर लिस्टेड कंपनी पे और रिक्वायर्ड बाय लॉस। अगर किसी लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि सर इस तरह की एंटिटी के ऊपर KAM जाएगा तो जाएगा। दूसरी चीज, अगर किसी साल KAM नहीं है तब भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर KAM डालोगे। अगर वो लिस्टेड कंपनी है आप बता दोगे कि सर इस साल कोई KAM नहीं है। कम्युनिकेट KAM, सर जब भी KAM दोगे, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ दोगे, उसे देने से पहले आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। इवन कभी भी सर आप EOM दो, आप कभी भी EOM दो, आप OM दो, आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ दो या मॉडिफाई ओपिनियन पैराग्राफ दो, आपको हर केस के अंदर अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन डालने से पहले मैनेजमेंट के ऊपर बताना पड़ेगा कि सर देखो हम ये इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, राइट। अरे हाँ, हम एक पॉइंट पेंडिंग छोड़ के आए थे यहाँ पे, जब मैंने आपको बोला था कि 701 में डिस्कस करूंगी। सर अगर किसी ईयर आपके ऑडिट रिपोर्ट में आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, अगर आपके ओपिनियन के अंदर डिस्क्लेमर आप दे रहे हो तो उस साल आप KAM नहीं दोगे, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। सर ऑब्वियसली बात है ना, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओपिनियन देना था। स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई जब तू ओपिनियन ही दे रहा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देके क्या करेगा, ठीक है। तो डिस्क्लेमर के साथ क्या नहीं जाएगा सर, KAM। बात समझ पाए? चलिए ये था आपका स्टैंडर्ड 701। चलो हम आ गए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस, राइट। स्टार्ट करें। सर देखो 710 ने बात करी है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले हम जरा ये डिस्कस कर लें कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस होता क्या है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो प्रायर पीरियड वाले इंफॉर्मेशन आई होती है ना, चाहे अमाउंट है, डिस्क्लोजर, उसको बोला जाता है सर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस। फॉर एग्जांपल जब हम बुक्स बनाते हैं, हमारी बुक्स दिखती कैसी हैं सर? मान लीजिए मैं 2021 के लिए बुक्स बना रही हूँ, तो कैसे दिखेंगी? 2021 और यहाँ पे क्या होगा सर, राइट। तो सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कि इस कंपैरेटिव जो पास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ पे आई? उसके बाद सर स्टैंडर्ड ने यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करी है। सॉरी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करी है। पहला उसने बोला है कि ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एज पर FRF है कि नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग, अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है। बात समझ पाई? 2 चीज डिस्कस करेंगे। पहला कि ऑडिटर को ये चेक करना है कि वो एज पर FRF के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी। दूसरा, उसके ऊपर रिपोर्टिंग कैसे दोगे आप। चलिए पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ये चेक करने के लिए कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन FRF के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको 2 चीजों को चेक करना पड़ेगा कि जो प्रायर पीरियड वाली आइटम्स है ना, वो लास्ट ईयर में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे एग्री कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब पिछली बार वाली इन्फॉर्मेशन ही इसी साल कैरी फॉरवर्ड की गई होगी ना, तो ठीक से कैरी फॉरवर्ड या फिर ठीक से कॉपी पेस्ट की गई है कि नहीं की गई, राइट। दूसरी चीज अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में।
सो दिस इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज कि आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज हर साल लगाते हो। अगर कभी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, राइट। तो आपको ये चेक करना है कि लास्ट ईयर से कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज तो नहीं आया, अगर चेंज आया है वो एज पर द एफआरएफ है कि नहीं है। बात समझ पाए? सर मैंने बोला 710 ने बात करी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि है प्रायर पीरियड वाली जो आइटम जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रही है। फिर उसने बोला कि सर एक काम करना, पहले ये चेक करना कि वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब एफआरएफ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुई है कि नहीं हुई, ठीक से कॉपी पेस्ट किया है कि नहीं किया, पहली चीज। दूसरा, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, अगर चेंज है तो एज पर एफआरएफ है कि नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपको ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा सर? सर देखो, स्टैंडर्ड ने बोला कुछ अलग से प्रोसीजर करने की नीड नहीं है। करंट ईयर का ऑडिट करते हुए अगर आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है तो उसके रिगार्डिंग एडिशनल प्रोसीजर करके इंफॉर्मेशन ले लेना, पहली चीज। दूसरा, आप मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर ले लेना प्रायर पीरियड आइटम्स के लिए भी, जितना भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग जहां आपको जरूरी लगता है आप डब्ल्यूआर ले लेना एज पर द 580। लास्ट, अगर लास्ट ईयर के ऑडिटर भी आप ही थे और करंट ईयर के ऑडिटर भी आप ही हो तो एक काम करना, बीच में जो सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं ना ऐसे 560, उसका भी ध्यान रखना, राइट। देखो ये पूरा स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट दो बातें, पूरे स्टैंडर्ड में यही है, यहाँ पे दो बातें की जाती हैं। पहले यहाँ पे बोला कि सर दो चीज चेक करनी है, मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, क्या क्या, एफआरएफ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। दूसरा, रिपोर्टिंग प्रॉपरली करोगे अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अब ये चेक करने के लिए कि एफआरएफ है कि नहीं, आपको दो बातों को चेक करना है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपकी ये प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या क्या। करंट ईयर में कुछ अलग से करने का नीड नहीं है, लेकिन करंट ईयर का ऑडिट करते हुए कुछ प्रायर पीरियड के बारे में कोई मिस स्टेटमेंट मिल गई तो एडिशनल प्रोसीजर ले लेना। उसके रिगार्डिंग आप डब्ल्यूआर लोगे और सेम ऑडिट आपने लास्ट ईयर किया था, रिजल्ट भी कर रहे हो तो 560 भी करोगे सब्सिक्वेंट इवेंट, राइट। अब आते हैं सर रिपोर्टिंग के ऊपर, लेकिन सर इसकी रिपोर्टिंग समझने से पहले ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सर रिपोर्टिंग समझने से पहले आप एक चीज समझना कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर कैसे करते हैं सर, जैसे हमारे शेड्यूल 3 बताता है ना कि आप करंट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो और पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यहाँ पे क्या होता है कि सर पास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन मेरे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। मतलब मैं करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगी ना, मुझे साइड में पास्ट ईयर की भी दिख गई, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग वो फॉर्मेट है जो हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, हमारा कंपनीज एक्ट जो हमें अलाउ करता है, शेड्यूल 3 जो हमें बोलता है फॉलो करने के लिए। जब मैं बात करती हूँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर जैसे करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ना, सेम उसी तरीके से पास्ट ईयर के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही हम बगल में दिखा देते हैं प्रायर पीरियड वाली इंफॉर्मेशन भी। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो इसके अंदर क्या होगा, दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बनेंगे। एक पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे करंट पीरियड के लिए, एक पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे सर पास्ट ईयर के लिए, ठीक है। दो अलग अलग बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे अंडर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम यूज करते हैं। सर कॉरेस्पॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, बिकॉज पास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन भी हमारे करंट ईयर की इंफॉर्मेशन का इंटीग्रल पार्ट है, तो हम खाली करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देते हैं, पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन नहीं देते। बस कुछ ही केसेस हैं जहां पे हम पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपना ओपिनियन देते हैं। पहला केस है हमारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब हमारी प्रायर पीरियड आइटम के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट थी जो करंट ईयर में भी मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट ने उसको ठीक नहीं किया और उसकी वजह से हमारी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खराब हो रही है। सर देखो ना, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है ना, अगर ये गलत है तो मेरा ओपनिंग गलत हो गया, राइट। कोई मिस स्टेटमेंट जो पिछले साल थी वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड अगर हो रही है और इसकी वजह से मेरा करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो सर आप अपना ओपिनियन देते हुए
प्रीवियस ऑडिट के बारे में भी बात करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करोगे, ठीक है, आई मीन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करोगे। दूसरा, पिछली बार कोई गलती थी, कोई मिस स्टेटमेंट थी, लेकिन उसके ऊपर गलती से अनमोडिफाइड ओपिनियन चला गया, जाना मॉडिफाइड ओपिनियन चाहिए था लेकिन गया अनमोडिफाइड, और वो मैटर अभी भी ठीक से नहीं किया। मतलब वही बाकी तो सर सेम पहले वाला केस है कि पिछली बार कोई बुक्स में अंदर गलती थी जिसपे ओपिनियन भी गलत दे दिया, देना मॉडिफाई था, दे अनमोडिफाई दे दिया, वो मैटर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ और मेरे करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो सर तो आप प्रायर पीरियड के बारे में रेफरेंस दोगे, वरना आप प्रायर पीरियड के आइटम के बारे में रेफरेंस नहीं देके खाली करंट ईयर का ओपिनियन दोगे। उसके अलावा एक और चीज ऐसा ध्यान रखने वाली, अगर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ तो आप ये बात अपने ओएम पैराग्राफ के अंदर लिखोगे, ओएम पैराग्राफ 706, ठीक है, बात समझ पाए। अब मैं आ जाऊं सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। कंपैरेटिव के अंदर सर दो अलग अलग इंफॉर्मेशंस बने हैं, दो अलग अलग सेट ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, तो आप दोनों के ऊपर ओपिनियन दोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर खाली करंट पे देते हैं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस जहां पे आप पास्ट ईयर मतलब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में भी ओपिनियन दोगे, अदरवाइज खाली करंट का ओपिनियन दोगे। इसके केस के अंदर कंपैरेटिव के अंदर हर बार दोनों के ऊपर ओपिनियन जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि सर अगर जो आपने ओपिनियन दिया है इस बार कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो ओपिनियन जो पिछली बार जो ओपिनियन दिया था उससे गलत है, उससे डिफरेंट है। मान लीजिए पिछली बार जब ऑडिट हुआ था 19-20 का, तो वहां पे दिया हुआ है सर अनमोडिफाइड ओपिनियन, आपने कंपैरेटिव के अंदर तो फिर से ओपिनियन दोगे सर आप लास्ट ईयर के ऊपर भी, और इस बार जब आप ओपिनियन दे रहे हो ना सर 19-20 के अंदर, आपने उसके ऊपर ओपिनियन दिया मॉडिफाइड, मतलब हो सकता है कोई मिस स्टेटमेंट थी जो लास्ट टाइम नहीं दिखी, इस बार दिख गई हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने ओएम पैराग्राफ के अंदर बता देना, ताकि यूजर्स कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई पिछली साल तो तूने अनमोडिफाइड बोला था, अब मॉडिफाई बोल रहा है, तो अपने ओएम पैराग्राफ के अंदर लिख देना। बात समझ पाए। एक और चीज, ये तो था कॉन्सेप्ट वाली बात जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस वाले स्टैंडर्ड के अंदर दो चीज हैं जिसके रिगार्डिंग बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जरा ध्यान से सुनना। पहली चीज सर देखो, रट्टा मतलब दोनों में से कौन से वाला कौन सा है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। रट्टा मारने तो एक काम कर सकते हो, देखो आर आर साथ में ऐसे साथ में रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, छोड़ो एक चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है सर, देखो प्रायर पीरियड आइटम को क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ये वन ऑफ द फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसका नाम भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आया कि सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपका ओपिनियन कैसे जाएगा, तो आपको खाली ये बता के आना है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन आया कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर आपको ये दोनों बता के आने। तो बच्चा ना कई बार कंफ्यूज कर देता है, वो डिफरेंस देखना भूल जाता है कि भाई देख कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग टर्म है और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है, राइट। चलिए सर, ये था आपका पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्टिंग चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए बाय, हैप्पी स्टडी, हैप्पी ऑडिटिंग।